दोस्तों नमस्कार। किसी ने उपवास रखा है, कोई डुबकी लगा रहा है, कोई सुंदर कांड का जिक्र कर रहा है। हर कोई राममय हो चला है। जब राजनीति की ऐसी लकीर और इतनी मोटी लकीर इस देश में चुनाव से ऐन पहले खींची जा चुकी हो, तो उसमें जनता से जुड़े हुए सवाल कौन उठाएगा? कौन कहेगा कि इस देश के भीतर जितने मुद्दे और उन मुद्दों के आश्रय देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियां, जिस बेरोजगारी, जिस महंगाई से जुड़ी है, वह सवाल इस दौर में क्यों उठाए जाएं? ध्यान दीजिए तो तमाम राजनीतिक दल कहते जरूर हैं, लेकिन उस दिशा में राजनीति कर पाने की स्थिति इस देश में बन नहीं पा रही है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में इस बात का जिक्र बार बार होता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और शायद यही वजह है कि अयोध्या में समूची राजनीति सिमट चुकी है। बीजेपी के किसी नेता से मिल लीजिए, केंद्र सरकार के किसी मंत्री से मिल लीजिए और केंद्र द्वारा नियुक्त किसी राज्यपाल से मिल लीजिए, हर कोई अयोध्या और राममय होने का जिक्र खुले तौर पर करने से कतराता नहीं है। यही मुश्किल हालात क्या इस दौर में इंडिया के साथ भी है, जहां पर हर जुबान से निकली हुई हर बात या तो मोदी सत्ता को निशाने पर अयोध्या को लेकर है, या 22 जनवरी को जो पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के तरह धार्मिक अनुष्ठान होगा वह निशाने पर है। तो इस देश से जुड़े मुद्दों की दिशा में क्या किसी की नजर जा रही है? पहली बार मायावती ने एक सवाल खड़ा किया। यह सवाल भारत की राजनीति में हर कोई जानता समझता है, लेकिन बोलने से कतराता है कि कहीं उसका वोट बैंक खिसक ना जाए। आज मायावती का जन्मदिन है, तो बहन जी के अपने जन्मदिन के मौके पर वह खुद सामने आई और खुले तौर पर उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उन्हें मिला है, लेकिन वो जाएंगी या नहीं जाएंगी अभी इसका फैसला नहीं किया है, क्योंकि वह हर धर्म को महत्व देती है। और यहां तक कहते कहते उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। सवाल यह नहीं है, सवाल आज इसके आगे का है। इस देश के भीतर में कितने बड़े वोटरों की तादाद है या कितने नागरिकों की तादाद है जो इस देश में अपनी जिंदगी से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक पटल पर देख पा रहे हों, और उस मुद्दों को उठाने से हर कोई चूकता क्यों है? ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी की समूची राजनीति ऐसी योजनाओं पर टिकी है जो सीधे बैंकों में पैसा पहुंचा दे या 5 किलो अनाज दे दे। लाभार्थियों की एक लंबी कतार है तमाम योजनाओं के तहत। और आज भी जब वो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जनमन में, तो उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीणों को मकान जो लाभार्थी थे उनके बैंक अकाउंट में पैसा देने के लिए प्रधानमंत्री बटन दबा रहे थे। ये तमाम परिस्थितियों के भीतर इस देश के भीतर कोई सवाल किसी के जहन में क्या ये आएगा कि यह देश अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? यहां के लोग 5 किलो अनाज के लिए जी रहे हैं या अपने तौर पर अपने श्रम के आश्रय, अपने शिक्षा के जरिए, अपनी कमाई के आश्रय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में जा रहे हैं? इस सवाल को कौन उठाएगा? और शायद यही वजह है कि पहली बार मायावती ने उस सवाल को उठा दिया जो मोदी राजनीति की असल नब्ज है। मोदी राजनीति की उसी नब्ज को पकड़ा और सीधे तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया, ऐसा पहले नहीं होता था जो अब हो रहा है, और हमने जो किया है वह भी ऐसा कभी नहीं किया। हम चाहते थे कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। और इन बात का जिक्र करते करते मायावती ने कहा, जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार भी और कुछ प्रांतों की सरकार भी जो मुफ्त में लोगों को बांट रही है, चाहे वो अनाज हो या पैसा हो, वह दरअसल गुलाम बनाने की मानसिकता है। लोगों को अपाहिज कर देने की स्थिति है ये, कि आप उसको किसी काम की दिशा में जाने ना दें और उसके बाद आप पूरी तरीके से अपने सरकार पर हर नागरिक को आश्रित कर ले। यह गुलाम बनाने की परिस्थिति है। जरा सुनिए पहले मायावती ने जिस अंदाज में और जिस बात को जिक्र किया उन्होंने। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा
गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। इसमें कोई दो मत होना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी योजना को ही अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगर उनकी पूरी योजनाओं को परखना शुरू करें तो सबसे पहले 80 करोड़ लोगों को 2028 तक 5 किलो मुफ्त अनाज जो गरीब कल्याण योजना के तहत देने का जिक्र किया गया है। इससे हटकर अगर आइएगा तो एक एक परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर रोजगार का जिक्र नहीं है, महंगाई कम करने का जिक्र नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर हमने बांट दिए, जन औषधि केंद्र 10,000 खोल दिए, नल से जल इस देश में 11 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। मुद्रा योजना के जरिए लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, अब वो खुद दूसरों को रोजगार दे सकते हैं और 45 करोड़ लोगों को इस तरीके से दिया गया है। यह मैसेज क्या है? प्रधानमंत्री की तमाम लाभार्थी योजना वोटर बना देती है, या इस दौर में जिन बातों का जिक्र 2014 में 2 करोड़ रोजगार को लेकर हो रहा था, उसकी सच्चाई इस दौर में क्या है? हमें लगता है इन बात को समझिए उससे पहले मायावती ने एक जिक्र और किया। उन्होंने कहा कि दरअसल जो सरकारी और गैर सरकारी उद्योग हैं, संस्थान हैं, वहां पर रोजगार दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, और यही वो वजह है जिसके आश्रय समाज खड़ा हो पाता है। मायावती को पता है कि दलितों की स्थिति समाज में कितनी बदतर है, मुस्लिमों की स्थिति कितनी त्रासदायक है। इस देश में पिछड़ा तबका भी अनुकूल नहीं है कि सब कुछ उसके अनुकूल हो जाए। परिस्थितियां समाज की नाजुक है, और वोट बैंक बांटकर और सत्ता खुद पर आश्रित कर कर अगर राजनीति साध रही है, तो मायावती ने बताया हम भी सत्ता में थे, और जब हम सत्ता में थे तो रोजगार कैसे देते थे, उस दिशा में भी उन्होंने आज अपनी बात को रखा। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर, बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफ़ी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया। और सच तो यही है, इस देश के भीतर में रोजगार का जो रेट था वो कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का जो रेट था वो बढ़ गया। सरकार ने 2014 से पहले कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सच यह है इस देश के भीतर में 3 घटनाओं ने, पहली घटना नोटबंदी की, दूसरी जीएसटी की, और तीसरी लॉकडाउन ने इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी तकरीबन 15 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया। ऐसी परिस्थिति आ गई, और जो सुरक्षित नौकरियां थी यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, वहां पर भी 2 करोड़ नौकरियां कम हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या नीतियां जिम्मेदार है, या इस दौर में सिर्फ और सिर्फ जो राममय होने की परिस्थिति है? हमें लगता है कि हम आपके सामने जिन आंकड़ों को एक एक करके बताना चाहते हैं कि इस देश के भीतर में बेरोजगारी की स्थिति क्या, रोजगार न मिलने की परिस्थिति क्या, और 2016 से खास तौर से नोटबंदी के वक्त से अगर आज की परिस्थिति में लेकर आइएगा तो इस देश के शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, पुरुषों से जुड़ा हुआ सवाल हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल हो, या इस देश का पूरा एवरेज हो, सब कुछ जब परखिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। क्या इस देश में कोई नीति इस दौर में काम कर ही नहीं रही थी, और एक के बाद एक सरकार अपनी योजनाओं को बनाती चली गई कि हमने 500 किलोमीटर की मेट्रो बिछा दी, हमने इस देश के भीतर में जनधन योजना के तहत 51 करोड़ खातों को खुलवा दिया, 4 करोड़ से ज्यादा हमने मुफ्त के घर बांट दिए हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, सब कुछ बताती है सरकार, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं जो बेरोजगारी के साथ जुड़े हैं, जिसका जिक्र मायावती ने कर दिया।
लेकिन राजनीति जब राममय हो तो हमें लगता है एक क्षण के लिए जरा डुबकी लगाने की परिस्थिति में आप भी खड़े हो जाइए। कोई कह रहा है सुंदरकांड, कोई राज्यपाल आए केरल से, वो बोले अयोध्या राममय हो गई है, तो किसी ने इस दौर में कहा अब हम अपनी राजनीति को इस दिशा से आगे ले जाएंगे। किसी भी राजनीति से कोई आगे ले जाए, लेकिन जो नजारा उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर है, पहले उसकी एक खुशबू आप महसूस कर लीजिए, उसके बाद उस नब्ज को पकड़ेंगे जो इस देश की हकीकत है। पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है इसको हर महीने कराया जाएगा। तो कल मंगलवार है, कल से इसको दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करवाएगी। उसमें विधायक, हमारे पार्षद और हमारे जो संगठन के सब लोग हैं वो लोग उसका हिस्सा लेंगे। जनरल पब्लिक को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और उसके बाद से इसको हर वार्ड और उसके बाद हर मंडल के लेवल पे, यानी कि करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। दरअसल यही भारत की राजनीति का सच है या भारत की राजनीति की त्रासदी है, जो भी कह लीजिए, लेकिन उस जमीन पर खड़े हो जाइए जहां पर इस देश में 2016 में जो रोजगार का रेट था वह 42% था, जो घटकर 35.5% पर आ गया। जो इस देश के भीतर में, इसके दायरे में समूचे देश के पुरुष आते थे, वो 70% लोगों को रोजगार मिल जाता था। आज की तारीख में वो घटते घटते 55% पर आकर खड़ी हो गई है। जो महिलाएं थी उन्हें लगभग 11-12% महिलाओं को रोजगार मिल जाता था 2016 में, नोटबंदी से पहले, और आज की तारीख में वो घटते घटते 12% से घटकर 7% पर आ गया है। जो शहरों का रोजगार है वो लगभग 41% से घटकर 33.5% पर आ गया, और पुरुषों का, शहर में रहने वाले, उनके पास रोजगार जो था 68.86% 2016 में था, वह कम होकर 57.8% पर आ गया। जो महिलाएं थी शहरों में रहने वाली, उनके साथ रोजगार जुड़ा हुआ था 10.7%, जो आज घटकर 5% हो चला है। अगर आप ग्रामीण भारत के भीतर का सच देखेंगे तो वहां भी स्थिति नाजुक है। 43-44% 2014 में था रोजगार रेट, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट, जो घटकर 35-36% पर आ गया। उसमें भी पुरुषों पर जाइएगा तो उस वक्त लगभग 71.5%, 71.5% रोजगार हुआ करता था। आज की तारीख में वो घटकर 61% पे आ गया, और महिलाएं गांव में रहने वाली, उन्हें लगभग 12.5% रोजगार की परिस्थिति थी, जो घटते घटते 8-8.5% पर आकर इस दौर में खड़ी हो गई है। सवाल यह नहीं कि 2 करोड़ रोजगार मिले या नहीं मिले, यहां तो करोड़ों रोजगार चले गए। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इन मुद्दों को कौन छुए, क्यों छुए? क्योंकि वोट बैंक हर किसी का ऐसे गरीब तबके के साथ जुड़ा है, और प्रधानमंत्री खुद ऐलान कर चुके हैं कि गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तब तो इस देश के भीतर में गवर्नेंस के मुद्दे कोई उठाएगा ही नहीं, क्योंकि एक राज्यपाल चलकर आए केरल से और अयोध्या पूछे और उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा पूरा देश राममय, अयोध्यामय हो गया है। वो उत्तर प्रदेश के हैं, सुन लीजिए उनकी बात, पहले सुन लीजिए। बहुत दिन नजदीक आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? क्या बहुत ही, पूरा देश में राम में नहीं चला, पूरा देश इस वक्त अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश अयोध्या में है, सब लोग खुश हैं। बस। लेकिन सर, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई मैं सवालों के उठाने वालों का जवाब नहीं देता। इन्विटेशन पे जो नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं तो उसके बारे में बात करूंगा कि ये पूरा देश इस वक्त बहुत खुश है। केरल के राज्यपाल
आरिफ साहब है, ये स्कॉलर हैं, लेकिन इस देश के भीतर में स्कॉलर भी क्या उन मुद्दों से आंख मूंद चुके हैं जो इस देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर परेशान कर रहा है? क्या यही वो वजह है जब राहुल गांधी को मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करनी पड़ी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को लेकर और उसके हक को लेकर कि हक भी हमको मिल जाए? शायद मायावती खुले तौर पर इस सियासत को मौजूदा वक्त में उसकी नब्ज के साथ पकड़ने पर तुली है, क्योंकि वो जानती हैं दलितों के भीतर सिर्फ जितने भी दलित हैं उसमें लगभग 78% दलित के पास काम नहीं है। जो 22% है दलित, वह अपने तौर पर कुछ वेजेस के साथ, कुछ दिहाड़ी के साथ या कहीं पर कुछ रेगुलर है, उसके जरिए उसकी कमाई हो रही है। स्थितियां नाजुक हो चली है। यही स्थिति माइनॉरिटीज के बीच में है। और स्थिति कितनी नाजुक होगी जरा इसकी कल्पना कीजिए जैसे ही सवाल गवर्नेंस का आएगा, क्योंकि जो औरा इस सरकार ने लोगों के सामने रखा है वह तो अलग अलग योजनाओं के जरिए रखा है, जिसमें ना जाने 70,000 किलोमीटर हमने सड़क बना दी। इस बात का जिक्र है, इस बात का जिक्र होता है कि हमने इस देश के भीतर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सड़क का, और सड़क के साथ रेल का, और रेल के साथ हवाई अड्डों का, और हवाई अड्डों के साथ इस देश के बंदरगाहों का, सब कुछ हमने खड़ा किया, संचार भी खड़ा किया। और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार यह नहीं बतलाती है कि कैसे पब्लिक सेक्टर इस दौर में तबाह हुआ, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कैसे सब कुछ सौंपा गया। लेकिन फिर भी इस देश की राजनीति के मर्म में मौजूदा सत्ता और इस देश के भीतर के तमाम संस्थान और मीडिया भी जिन परिस्थितियों में अब पूरे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की दिशा में बढ़ चुका है, उसमें देश के सवाल आप तक पहुंचेंगे कैसे? क्या वाकई आपको पता है इस देश के भीतर में जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उस दौर में जो किसानों के कल्याण के लिए जो बजट भी था, वो बजट भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही थी, लौटा रही थी। और ना सिर्फ उस बरस जो 2020-21 में किसानों का आंदोलन चल रहा था, बल्कि इस देश के भीतर में अगर बीते 5 बरस को परखिएगा तो 1,05,000 करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चर के बजट का हिस्सा था उसको सरकार ने लौटा दिया। 2019 के चुनाव के वक्त 34,000 करोड़ रुपए पैसा लौटा दिए गए, जो कि बकायदा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट जारी की, उसमें इस बात की जानकारी दी कि हां ये खर्च नहीं हुआ, तो पैसा लौटा दिया गया। और ये जो खर्च नहीं हुआ वह एग्रीकल्चर और फार्मर्स के कल्याण को लेकर खर्च होना था। कुछ पैसा रिसर्च को लेकर भी था और कुछ एग्रीकल्चर यानी किसानों के बेटों पर भी खर्च होना था, शिक्षा को लेकर, वह भी पैसा लौटाया गया। 1,05,000 करोड़ 5 बरस में यह रकम कम तो नहीं होती है। पिछले बरस 2022-23 में ही, यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता है, उसमें लगभग 21,000 करोड़ रुपए लौटाए गए। और उससे पहले चले जाइएगा, ठीक जिस समय आंदोलन किसानों का खत्म हुआ 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 5,152 करोड़ रुपए। उससे पहले जब आंदोलन चल रहा था तो 23,000 करोड़ रुपए लौटा दिए गए। अब आप कल्पना कीजिए कि जो किसान सम्मान निधि का भी जिक्र है कि हम आपको 2-2 हजार रुपए पूरे साल में 3 बार देंगे और 6,000 रुपए आपको देंगे, किसानों की आय दुगनी हो गई, सारी बातें धरी की धरी रह गई। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर चीजें उभर क्यों नहीं पा रही है और ये परिस्थिति क्यों बन गई? तो क्या इस नब्ज को मायावती ने चुनाव से ऐन पहले अगर पकड़ा है तो क्या वो राजनीतिक तौर पर साथ खड़ी होंगी इंडिया के? आज उन्होंने कहा इंडिया के साथ खड़े नहीं होंगे, हम अपने बूते चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ जाने पर दूसरों का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन एक सवाल और यहां पर है, जिन परिस्थिति में भारत की राजनीति चल रही है उसमें दूसरे राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की और मायावती ने क्यों कर ली? मायावती उस तबके, उस समुदाय से आती है जो भारत में सबसे हाशिए पर है, और वह जिन बातों का जिक्र कर रही है वो लोगों से, उनके ना सिर्फ अपने समुदाय से, बल्कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर्ज की जो परिस्थितियां हैं, वह इस देश की इकोनॉमी में भारत को दुनिया के मानचित्र पर कोई विकासशील देश के तौर पर नहीं देख रही है।
वह पुअर स्टेट के तौर पर देख रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर 5 किलो अनाज बांटना पड़ जाए और कल्याणकारी योजना और सब्सिडी देने की स्थिति के अलावे सरकार के पास कोई रास्ता ना बचे, तो इसका मतलब है कि देश के भीतर में गरीबी बदहाली बहुसंख्य तबके में है और चंद हाथों में बहुत पैसा, यानी असमानता व्यापक है। यह राजनीति की यह नब्ज कौन पकड़ेगा? हर कोई हैंड टू माउथ है, कुछ मिल जाए तो चल जाएगी बात। और क्या बीजेपी या मोदी सत्ता ने इसी का लाभ उठाया, जहां पर एक के बाद एक योजनाओं के जरिए लाभार्थियों की एक ऐसी फौज खड़ी कर डाली और कहा यही हमारे वोटर हैं, और इसीलिए नई नई जातियां भी महिलाओं के नाम पर, युवाओं के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबी के नाम पर इसको खड़े किए गए? क्या यह सच है? और क्या इसी में सेंध लगाई पहली बार मायावती ने यह कहकर कि आप गुलाम बना रहे हैं? सरकार अपनी नीतियों पर आश्रित कर रही है और लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने नहीं दे रही है, तो क्या आप गुलाम बना रहे हैं? राजनीति की यह परिस्थिति डराने वाली है। लेकिन एक सवाल यह भी है, चुनाव के वक्त लगभग 37% वोट बीजेपी को मिले थे, जो बीजेपी को नहीं मिले थे वह लगभग 63% वोट थे। गणित कहता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी, यानी यह पूरी की पूरी फिलॉसफी जो सत्ता के जरिए क्रिएट की गई है, कितने जनहित के साथ अपने नीतियों को बनाते हैं और उसे लागू कराते हैं, वह एक झटके में धरी की धरी रह जाएगी। तो क्या मायावती इस बात को समझ रही हैं या समझना चाहती हैं, या मौजूदा वक्त में उनके सामने भी कोई संकट है? सत्ता की एजेंसियां, विपक्ष लगातार कह रहा है कि दरवाजे पर खड़ी रहती है और उससे बचना ही होगा, क्योंकि उसमें अगर फंस जाइएगा तो फिर आपकी राजनीति उसी में उलझती चली जाएगी। क्या समझौते होते हैं? क्या राजनीतिक तौर पर सत्ता बदल होता है, पार्टियों का बदल होता है, और उसी कड़ी में मायावती का सिर्फ अकेले खड़े होना क्या उस दिशा में जाता हुआ कदम है? लेकिन फिर भी कम से कम बोलने की कोशिश की शुरुआत है ये भारत की राजनीति में। ऐसे वक्त जब कोई डुबकी लगा रहा है, कोई रामधुन में समाया हुआ है, उस दौर में इस देश के भीतर जनता को अपनी योजनाओं के जरिए पैसे बांटकर, मुफ्त अनाज देकर कैसे गुलाम बनाने की मानसिकता सत्ता की है, इसको उभारा गया है। मौजूदा राजनीति का यह एक बड़ा सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।